आसाराम बापू। आसाराम के फॉलोअर्स आसाराम के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, कुछ भी। 18 साल के योगेश, उसका सपना था इंडियन आर्मी में जाने का, लेकिन उसने आसाराम बापू के लिए कर दिया। एक गवर्नमेंट की शक्ति फॉलोअर्स से होती है और फॉलोअर्स वोट बैंक होते हैं। ये पॉलिटिशियंस को समझ आ गया था। लेकिन 2008 में आसाराम के आश्रम में 4 बच्चे बॉडी मिलती है। बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं सीएम नरेंद्र मोदी आसाराम को बचाने में लगे हैं। लेकिन 5 साल के बाद भी आज तक मुख्यमंत्री ने किसी भी, ये सीएम साहब ने, गुजरात सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन 2013 में एक माइनर लड़की ने आसाराम का आरोप लगाया। एक के बाद एक पॉलिटिशियंस आसाराम को बचाने में लगे थे। आसाराम ने लड़कियों का ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि लड़कियां आसाराम को अपना पति मानती थी, उसके नाम का व्रत रखती थी। आसाराम जिस लड़की को टार्च की रोशनी मारता था, उसको और उसके पेरेंट्स को कहा जाता था कि आपकी बेटी सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान के साथ करने का मौका मिला है। फिर शुरू होता है मौत का तांडव। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मोहम्मद अता और उसके साथियों द्वारा 11 सितंबर सन 2001 को किया हवाई हमला और दुनिया के टेलीविजन चैनलों पर विनाश लीला को देख लोग हैरान थे। इस घटना के सिर्फ 3 दिन बाद आसाराम बापू का रिएक्शन था, मैं बिन लादेन को सलाम करता हूँ। आसाराम बापू के एक सहयोगी का कहना था कि हमले में 2700 के लोगों के करीब मारे जाने के बावजूद आसाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वे तो ओसामा और उनके साथियों की हिम्मत की दाद देते और तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आसाराम बापू के समर्थक भी ओसामा बिन लादेन बॉम्बर्स से कम नहीं थे। ये बापू के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। इसके बावजूद अपने फॉलोअर्स का मजाक सा बनाते हुए बापू ने कहा था, मुझे इसी तरह के जुनूनी समर्थकों की जरूरत है। 17 अप्रैल 1941 सिंध प्रांत का एक छोटा सा गांव बिरैनी, जो आज के पाकिस्तान में है, ब्रिटिश भारत के उस इलाके में सिंधी व्यापारी तौमल सिरुमलानी और पत्नी महंगी बा के घर में एक बालक का जन्म हुआ, असुमल सिरुमलानी का। 1947 में भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और सिंध अब पाकिस्तान बन चुका था। हिंदू परिवारों को मजबूरन भारत आना पड़ा। असुमल का परिवार भी उन लाखों शरणार्थियों में था। असुमल का परिवार अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में आ बस गया। सिंध में अपनी अचल संपत्ति को पीछे छोड़ असुमल के पिता ने कोयला और लकड़ी बेचने का बिजनेस स्टैब्लिश्ड किया, जिसकी वजह से परिवार की कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाती है। 7 साल की उम्र में असुमल अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए अहमदाबाद के जय हिंद हाई स्कूल में जाते हैं। असुमल 3rd क्लास में पहुंचते ही हैं और फिर परिवार में एक और ट्रेजेडी आ जाती है। उनकी उम्र बस 10 साल होती है और उनके पिता का देहांत हो जाता है। पिताजी के जाने के बाद असुमल को परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है और स्कूल छोड़ना पड़ता है। फिर असुमल महसाना के बीजापुर चला गया, जो उस समय ग्रेटर मुंबई हुआ करता था। गुजरात भी इसी स्टेट का हिस्सा था। बीजापुर में आज भी एक ऐसी चाय की दुकान है जो मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर थी। ये चाय की दुकान आज भी है। असुमल को जानने वालों का कहना है कि असुमल कभी इस दुकान में बैठा करता था। ये दुकान असुमल के रिलेटिव सेवक राम की थी। जानने वाले कहते हैं कि असुमल ने लंबे वक्त तक चाय की दुकान चलाई। वहाँ रहने वाले कई बुजुर्ग उस दौर को भूले नहीं हैं। अतीत जानने वालों का यकीन करे तो असुमल का विवादों से पुराना नाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1959 में असुमल और उसके रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप भी लगा। सबूत नहीं मिलने की वजह से असुमल बरी हो गया। कहते हैं हत्या के आरोप से बरी होने के बाद असुमल ने बीजापुर छोड़ दिया। अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में आ बसा। वे 60 का दशक था। यहाँ भी असुमल को जानने वालों का दावा करने वालों ने असुमल के अतीत के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताई। काडू जी ठाकुर का दावा है कि वह और कभी असुमल दोस्त हुआ करते थे। काडू जी का कहना है कि असुमल तब शराब का धंधा करता था। इस धंधे में असुमल के 4 साझेदार थे। नाम था जमरमल, नाथूमल, लचरानी और किशनमल। काडू जी के मुताबिक ये सभी उनकी दुकान से शराब खरीदते थे, जिसे बाजार में बेचकर असुमल मोटा मुनाफा कमाता था। असुमल के जानने वालों के मुताबिक असुमल ने 3-4 साल तक शराब का धंधा करने के बाद असुमल ने ये काम छोड़ दिया।
वह एक दूध की दुकान पर महज 300 रुपए में नौकरी करने लगा। युवावस्था में होने पर असुमल के घर वालों ने असुमल की शादी करने की तैयारी की। असुमल संसारिक बंधनों में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए सिर्फ शादी से 8 दिन पहले ही असुमल चुपके से घर से निकल भाग गया। काफी खोजबीन के बाद असुमल को घर वालों ने गुजरात के भरूच शहर के एक आश्रम में पाया। सभी फैमिली मेंबर्स के बार बार निवेदन के बाद असुमल का विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ और उनके 2 बच्चे हुए, नारायण साईं और भारती देवी। लेकिन असुमल शादी के बंधन से संतुष्ट नहीं था। जीवन में किसी बड़ी पहचान या आध्यात्मिक उद्देश्य की तलाश थी। असुमल ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया। ये बात 1964 के आसपास है। सबसे पहले वे हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने साधुओं के साथ भिक्षा, तपस्या और साधना का जीवन शुरू किया। हरिद्वार से आगे बढ़कर वे पहुंचे ऋषिकेश, जहाँ वे लक्ष्मण झूला के पास लंबे समय तक रुके। यहीं पर उन्होंने कई संतों और साधकों से मिलकर ध्यान, योगा, मंत्रों और ब्रह्मचार्य की शिक्षा ली। ऋषिकेश के बाद उन्होंने कुछ समय हिमालय क्षेत्र में भी बिताया कहा जाता है। हालांकि उनके हिमालय प्रवेश की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन फॉलोअर्स इसे तपस्या काल मानते हैं। इन्हीं भटकनों के बीच उनकी मुलाकात हुई एक दिव्य संत से, लीला शाह बापू से। लीला शाह बापू ने असुमल को ध्यान से देखा और कहा, तू क्या ढूंढता है बेटा? असुमल ने कहा, मैं ईश्वर की तलाश में हूँ, लेकिन रास्ता नहीं जानता। लीला शाह बापू मुस्कुराए और कहा, रास्ता बाहर नहीं तेरे भीतर है। इसके बाद लीला शाह बापू ने असुमल की कई दिनों तक परीक्षा ली, सेवा, ध्यान, मौन, त्याग, सब कुछ। अब लीला शाह महाराज ने असुमल से कहा, अब तुम घर जाओ और घर पर ही ध्यान भजन करो। असुमल घर तो आया, पर घर में 13 दिन रुकने के बाद नर्मदा नदी के किनारे मोटी कोरल गांव पहुंचकर पुनः तपस्या साधना में लीन हो गया। यहाँ पर 40 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ किया। यहाँ पर कई अंधेरी और चांदनी रातें तपस्या और साधना की। कुछ दिन बाद उनकी माँ और बीबी घर ले जाने आती हैं। असुमल घर जाने के लिए मान जाता है और अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन का इंतजार करते हैं। अपनी माँ और पत्नी को अहमदाबाद की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठाया और स्वयं चलती गाड़ी से कूदकर सामने के प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी से मुंबई की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन वह मुंबई में लीला शाह महाराज से मिले और लीला शाह महाराज ने 7 अक्टूबर 1964 को असुमल का नाम बदलकर आसाराम बापू रख दिया। फिर कुछ साल बाद 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद के मुकेरा कस्बे में अपनी पहली कुटिया बनाई। यहाँ से शुरू होता है आसाराम का आध्यात्मिक प्रोजेक्ट। शुरुआत में गुजरात के ग्रामीण इलाकों से आने वाले अपने प्रवचनों, देसी दवाइयों और भजन कीर्तन की तिगड़ी परोस कर लुभाने वाले आसाराम का प्रभाव धीरे धीरे राज्य के शहरी मध्यवर्गीय इलाकों में भी बढ़ने लगा। शुरुआती सालों में प्रवचन के बाद प्रसाद के नाम पर वितरित किए जाने वाले मुफ्त भोजन ने आसाराम के भक्तों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आज दुनिया भर में उनके 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। आने वाले दशकों में आसाराम ने अपने बेटे नारायण साईं के साथ मिलकर देश विदेश में फैले अपने 400 आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 400 आश्रमों का साम्राज्य ऐसे तो खड़ा नहीं हो गया होगा। आसाराम अपनी शुरुआती तरक्की के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों का शुक्रगुजार है। एक गॉडमैन की शक्ति फॉलोअर्स से होती है और फॉलोअर्स वोट बैंक होते हैं। पॉलिटिशियंस को ये समझ आ गया था। आसाराम के संबंध शुरू हुए गुजरात से, जहां उनका बेस था। 1980s में गुजरात में कांग्रेस सरकार थी। 1981 और 1992 में कांग्रेस ने उनके आश्रम को 14,515 स्क्वायर मीटर जमीन अलॉट की, क्योंकि आसाराम के फॉलोअर्स लाखों में थे, इलेक्शंस में मदद कर सकते थे। फिर 1990s में बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी ने 25,000 स्क्वायर मीटर जमीन दी आश्रम बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने 1998 में प्राइम जमीन गिफ्ट की आसाराम को। लगभग 15 साल बाद 1913 में दिग्विजय सिंह ने कहा, ये मेरी गलती थी, लेकिन तब फोटोज में दिग्विजय सिंह आसाराम के सामने झुकते दिखते थे। आसाराम और पॉलिटिशियंस के संबंध कैसे बने? आसाराम इवेंट करते हैं जहां पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है। आसाराम पॉलिटिशियंस को आशीर्वाद देते हैं। बल्दे में पॉलिटिशियंस आसाराम को
जमीन, परमिशन और सुरक्षा मिलती। उनके फॉलोअर्स को मोबिलाइज किया जाता इलेक्शन के लिए। तो आसाराम ने कहा, मेरे भक्त वोट देंगे उसको जो धर्म की रक्षा करेगा। अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आसाराम और नरेंद्र मोदी के संबंध का। ये शुरू हुआ सन 2000 में। तब मोदी गुजरात में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। वे आसाराम के मोटेरा आश्रम गए। वहाँ भक्तों से बोले, आसाराम जी के आशीर्वाद से मेरा जीवन बदला है। सन 2002 में मोदी राजकोट में बाई इलेक्शन लड़ रहे थे। आसाराम ने अपने फॉलोअर्स से कहा, मोदी को वोट दो। आसाराम ने अपने फॉलोअर्स को सिर्फ एक बार कहा और नरेंद्र मोदी जीत गए और गुजरात के सीएम बने। नरेंद्र मोदी आसाराम के शिष्य जैसे बने। गुजरात में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों के बीच गुरु शिष्य जैसा रिश्ता रहा। आसाराम बापू के प्रति नरेंद्र मोदी की भक्ति का सन 2008 तक जारी रहा। उस साल चीजें तब गलत हो गईं कि जुलाई में आसाराम के मोटेरा आश्रम कर दिया जाता है। 3 जुलाई सन 2008 को आसाराम के अहमदाबाद मोटेरा आश्रम में रहने वाले 2 चचेरे भाई दीपेश और अभिषेक वगेला अचानक गायब हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आश्रम ने शुरू में बच्चों के लापता होने की बात को दबाने की कोशिश की, जिससे माता पिता को तुरंत जानकारी नहीं मिली। 5 जुलाई सन 2008 को अभिषेक और मोटेरा आश्रम के पीछे बहने वाली साबरमती नदी के किनारे पाए गए की स्थिति को लेकर अलग अलग दावे हैं। दीपेश के पिता प्रफुल्ल वगेला और अभिषेक के पिता शांतिलाल वगेला मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन गुजरात पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पेरेंट्स का आरोप था कि आश्रम प्रशासन ने उन्हें पुलिस में जाने से रोका और पुलिस पर आश्रम के प्रभावशाली लोगों का दबाव था। पेरेंट्स ने आरोप लगाया आश्रम में किए जाने वाले काले जादू से जुड़ी है। पेरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, भूख हड़ताल की और रैलियां निकाली। इन विरोध के कारण पुलिस पर दबाव पड़ा और आखिरकार 21 जुलाई सन 2008 को एफआईआर दर्ज की गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 28-29 जुलाई सन 2008 को और मिलती है। सबसे पहले आपको इस केस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि लोग आपको मोटेरा और छिंदवाड़ा को कंबाइंड करके आपको बताते हैं, जो आप तक गलत इंफॉर्मेशन जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं छिंदवाड़ा के बारे में। 29 जुलाई सन 2008 को पहला बच्चा रामकृष्ण यादव मध्य प्रदेश के इंदुमती विद्या निकेतन गुरुकुल पाया गया। 31 जुलाई सन 2008 को दूसरा बच्चा वेदांता माल पांडे उसी आश्रम के बाथरूम में पाया गया। जैसे ही आश्रम की खबर लोगों को मिली, आश्रम के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। तनाव को देखते हुए आश्रम के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। इससे घबराए 25 पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। अब सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जबलपुर क्षेत्र के आईजी पुलिस ऑफिसर MR कृष्णा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और साइंटिफिक रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए की वजह दम घुटना बताकर इशारा किया था। आईजी कृष्णा के इस खुलासे ने लोगों के उस शक को और आश्रम का ही है। पुलिस ने 200 लोगों से पूछताछ की। 3 दिन तक चली पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 9th क्लास के छात्र को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने बताया कि ये लड़का आश्रम में नहीं रहना चाहता था और इस कारण भारी मानसिक दबाव में था। बच्चे भी उसकी कदकाठी का मजाक उड़ाते थे और इन्हीं नाराज कर दी। आईजी कृष्णा ने कहा कि अक्यूज्ड और वेदांता के कंधे पर पाए गए दांतों के निशान मैच कर गए का जुर्म कबूल कर लिया। दूसरी तरफ आरोपित छात्र के घर वाले इसे पुलिस और आश्रम की साजिश करार दी और उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त सन 2008 में मोदी जी के लीडरशिप वाली गुजरात सरकार ने स्टेट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज DK त्रिवेदी की चेयरमैनशिप में की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। हाई कोर्ट ने कमीशन की आलोचना की क्योंकि कमीशन ने जांच के नियमों को सही तरीके से नहीं माना और आसाराम बापू के मामले में पक्षपात दिखाया।
यानी कमीशन ने जांच में पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं किया, इसलिए हाई कोर्ट ने कमीशन की आलोचना की। सन 2012 में गुजरात पुलिस ने मोटेरा आश्रम के 7 कर्मचारियों के खिलाफ अनइंटेंशनल के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। इन कर्मचारियों पर लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया। उपलब्ध जानकारी में चार्जशीट में 7 कर्मचारियों के नाम स्पष्ट रूप से मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये आश्रम के संचालन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे। आखिरकार जुलाई सन 2013 में डीके त्रिवेदी कमीशन ने जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती है। रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन आम जनता के सामने नहीं आए थे। राज्य सरकार के द्वारा रिपोर्ट पर रोक लगाए जाने के बाद ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि रूलिंग पार्टी आसाराम बापू को बचाने में लगी है। लगभग 6 साल बाद सन 2019 में गुजरात विधानसभा में डीके त्रिवेदी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं को क्लीन चिट दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो ये बताए कि आश्रम में आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने तांत्रिक मेथड नहीं किया था। कमीशन ने स्कूल मैनेजमेंट को बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का दोषी ठहराया और कहा कि उनकी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेरेंट्स ने कहा कि गुजरात पुलिस ने कभी भी केस की सही दिशा में जांच नहीं की, वे अपराधी को बचाना चाहते थे। पेरेंट्स ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 5 साल के बाद भी आज तक मुख्यमंत्री ने किसी भी ये सीएम साहब ने गुजरात सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। गुजरात सरकार ने हमारे पास कैसा विश्वासघात किया है आप भी जानिए। हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं अनशन पे कि गुजरात सरकार की जो काला चश्मा पहना है आसाराम का वो उतारे और जनता की आवाज सुने। उन्होंने मोदी जी को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया। कहा पूरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय भी संभालते रहे, जो पुलिस सिस्टम की देखरेख करता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ तत्कालीन मुख्यमंत्री के हाथ में था, लेकिन निष्पक्ष पुलिस जांच का आदेश देने के बजाय उन्होंने एक कमीशन फॉर्म कर दिया। पेरेंट्स आगे कहते हैं कि आप ही बताइए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय गुजरात में आसाराम का गहरा प्रभाव था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली मामला दिसंबर सन 2012, जिसमें 20 साल की लड़की निर्भया की के बाद मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी थी। जनवरी सन 2013 में आसाराम बापू ने राजस्थान में अपनी फॉलोअर्स की एक सभा में इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने पीड़ित को भी जिम्मेदार ठहराया। आसाराम बापू ने कहा, जब लड़की ने 6 नशेड़ी पुरुषों का सामना किया तो उसे भगवान का नाम लेना चाहिए था। तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। आगे कहा कि गलती एक तरफ से नहीं होती। अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर। इस बयान ने पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर कर दिया आसाराम का विरोध करने पर। बीजेपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रविशंकर प्रसाद ने बयान को गहरा परेशान करने वाला बताया। आसाराम बापू का बयान बीजेपी के लिए असुविधाजनक था, क्योंकि आसाराम के कुछ समर्थक पार्टी के बड़ी पोस्ट में थे। कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट को अनफॉर्चुनेट बताया और कहा कि ये विक्टिम को दोष देने वाला है।